ये सोच करके पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। सर मतलब कि इसको पार्ट में डिवाइड जैसे प्रेफरेंस हम दे सकते हैं कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ बिल्कुल से क्वेश्चन। बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल वही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक थैंक है। यू सर। नहीं, थैंक लेकिन यू सर सर। टॉपिक्स तो सभी पढ़ने पड़ेंगे, पता नहीं कौन टॉपिक सा। सभी टॉपिक सभी पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिक आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, और सर सर ये टॉपिक। जैसे हम्म। आपसे सर एक रिक्वेस्ट है। जी। सर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यूज अवेलेबल जितना हो जाएगा उतना बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। मैं एकदम आपकी बात से सहमत हूँ, एमसीक्यूज अवेलेबल ढेर सारे आपको कराए जाएंगे। हर टॉपिक पे हम लोग कम से कम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे टॉपिक वाइज। जी उसके सर। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत करिए, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें 15 टेस्ट हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, सर 15। वो तो किया हुआ है। आपने किया ऑलरेडी हुआ है, किया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ऑलरेडी। बोल रहा हूँ। 1500 जी। क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाते हैं तो फिर आपके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। सर जो या आपका बोलिए। सर जो 1000 फीस है ये केवल एमसीक्यू के लिए रहेगी ना, क्वेश्चंस के लिए? ये टेस्ट सीरीज की फ़ीस है। आज के दिन अगर आप पे Yes. करते हैं, आज टीचर्स डे पे 50% ऑफ है, तो आज के दिन आपको सिर्फ 750 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आज और ही, जो सर अगर कल करेंगे तो जो 1000। इसके अलावा सर जो आप पढ़ाएंगे वो अलग से देना पड़ेगा क्या सर? हाँ, ये जो क्लासेस चलेंगे यूट्यूब पे चलेंगी या इंग्लिश अड्डा ऐप पे चलेंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है गूगल मीट पे, क्योंकि मैं लोगों से बात भी करना चाहता था। इंग्लिश अड्डा, उसके अलावा यूट्यूब पे लोगों से उतनी बात नहीं हो पाती आमने सामने, इसलिए मैंने गूगल मीट पे रखा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो फेस टू फेस पूछ ले। सर जो मटेरियल अवेलेबल हमें होगा हाँ। इन जी। पीडीएफ, हाँ। उसकी जेरेक्स तो हो सकती है ना, फोटोकॉपी खूब करा के आराम हम से, अपना। आराम से कितनी भी कॉपी कराइए। जी सर, क्योंकि सर एक्चुअली उससे ज्यादा आ, हम इजीली पढ़ सकते हैं। मोबाइल से इतना पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आप कितना भी कॉपी जी सर। कराइए, किसी को भी दीजिए, कुछ भी करिए, मेहनत करिए। नहीं नहीं, किसी को नहीं देना है सर। नहीं नहीं, देना तो वो तो किसी को भी आपके, नहीं वो है। आपके ऊपर है आपकी मर्जी है। नहीं सर, इसको तो सेक्रेटली रखना है। जी सर। एक्चुअली सर क्या है, मैं आपसे बताऊं, हम हाँ अगर किसी को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो वो समझता है कि ये खुद जुड़े हुए हैं उससे। हाँ हाँ। हाँ, और वो समझता है कुछ कमीशन है। नहीं नहीं, ठीक मैंने मैंने है। मैंने कुछ बच्चों से कहा, हम्म। तो उनका जो पॉजिटिव नहीं दिखा मुझे एटीट्यूड, तो मैं तो किसी को सर देने वाला हूँ नहीं एक्चुअली। हाँ वो ठीक है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही सबको? जी सर। चलो मैं, जी यस यस अब हम सर। बात करते हैं आज के टॉपिक पे। ये टॉपिक हो सकता है मैं दोबारा भी पढ़ाऊँ, क्योंकि बाद में भी दोबारा हो सकता है मैं रिपीट करूँ, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो मुझे लगा अगर मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करके छोड़ दूंगा तो बच्चों को ये लगेगा कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो जी इसलिए सर। आज हम एक टॉपिक कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट के लिए कुछ तो कवर करेंगे ही करेंगे, राइट। राइट सर। सो यस सर। द टॉपिक इज़ एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। एंड लिंग्विस्टिक्स सबसे पहले कहाँ पे बात हुई? सब लोग कहते हैं जैसे इंडिया में लिंग्विस्टिक्स की बात शायद सबसे पहले हुई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की एक बुक लिखी थी, आप लोगों को पता होगी। जी अगर सर। नहीं पता है तो विकीपीडिया पे बहुत बड़ा सा पेज है, आप पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा पढ़ के, काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। देख लो कौन ज्वाइन करना चाहता है, उनको ऐड कर लिया जाए। ये हैं शिव जी। ओके फाइन। देन पाणिनि के बाद बहुत, मतलब ये आप सोचिए बहुत लंबा सफ़र होने के बाद ये आपका आता है फर्डिनेंड डी सश्योर, जो 20th सेंचुरी में जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया दिया, और उन्होंने 20th सेंचुरी में आकर के जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज दिया, जिसके आधार पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत करने वाले लोगों में से एक वो थे। इनके बारे में आपके कोर्स में डिटेल में दिया गया है, मतलब आपको जानना है, और मैं आपको उतना जितना ज़रूरी है ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि जी मैंने सर। पहले ही कहा, ये क्रैश कोर्स है तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, टाइम कम है, कंप्लीट करना है, हर यूनिट को हम 3-4 दिन से ऊपर नहीं दे सकते हैं। बट आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ और आसान भाषा में बता पाऊँ। जे.एल. ऑस्टिन के बारे में आप जानते होंगे, 1962 में उनकी एक बुक है हाउ टू डू इट विद द वर्ड्स बुक है। उस बुक में थियरी ऑफ लैंग्वेज आई के बारे में उन्होंने बात की है।
तो थोड़ा सा उसके बारे में आगे बात करेंगे। और नोम चॉम्स्की, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जिनको बोलते हैं, बायोलिंग्विस्टिक अजम्पशंस का आइडिया उन्होंने दिया था, जिस आइडिया के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जो काफ़ी अलग हैं, मतलब आपस में इनके आइडियाज़ काफ़ी अलग अलग हैं। जिसका भी माइक ऑन हो प्लीज़ बंद कर दें। इनके आइडियाज़ काफ़ी अलग हैं और इन आइडियाज़ को समझने की हम कोशिश आगे करेंगे। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत होती कहाँ से है, ठीक है, और लिंग्विस्टिक क्या है, कैसे है, ये बातें भी हम करेंगे। लेट मी ऐड द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू ज्वाइन, साइमा अनवर, ओके, राइट। सो व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? इनिशियली लिंग्विस्टिक्स जो था उसका एक नाम हुआ करता था फिलोलॉजी, जो 18th सेंचुरी तक आप कह सकते हैं। फिलोलॉजी जो था उसको आगे चल करके लिंग्विस्टिक्स कहा गया, बट फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स में काफ़ी अंतर है। आप लोगों को याद होगा जो पहला वाला टेस्ट हुआ था UPHESC 1 का, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिलोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, अगर आपको याद है तो ये राइट। तो ये फिलोलॉजी जो है एक्चुअली वो सिर्फ स्टडी करता है हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज को, लेकिन जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी है। डिफरेंस छोटा सा है कि फिलोलॉजी जो है उसका अप्रोच हिस्टोरिकल है और जो आपका लिंग्विस्टिक्स है उसका अप्रोच साइंटिफिक है। ओके, आवाज़ आ रही है? यस सर। ये वाला स्क्रीन इसको स्किप करेंगे, ये बाद में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हम फर्डिनेंड डी सश्योर से। लिंग्विस्टिक्स क्या है, कैसे है, ये डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं फर्डिनेंड डी सश्योर से। अभी मैंने आपको इतना बता दिया है कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो एक आइडिया है, वो ये है कि लैंग्वेज को साइंटिफिकली कैसे स्टडी करें। अगर आप लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो ठीक है, लैंग्वेज तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ढेर सारी लैंग्वेजेस या नॉन वर्बल लैंग्वेजेस जहाँ पे हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, सिर्फ हम बिना बोले ही बहुत कुछ कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फर्डिनेंड डी सश्योर की, उसके आगे चल के हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स के बेसिक्स की। सश्योर के बारे में क्वेश्चन 100% आने का चांस है, एक क्वेश्चन आने वाला। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंस के आधार पे चलेगा, मतलब जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, उसको ज़्यादा नोट्स दिए जाएंगे, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। जहाँ से पॉसिबिलिटी कम होगी वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा कम नोट्स मिलें या थोड़ा कम क्वेश्चंस मिलें या उसको थोड़ा कम टाइम दे के पढ़ाया जाए, राइट। सर ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आता है क्वेश्चन यहाँ से नेट हाँ एग्जैक्टली नेट से तो आता ही है। ओके, फर्डिनेंड डी सश्योर का डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 1857 याद रखना है, 22 फरवरी 1913 याद रखना है, भूलना नहीं है। स्विस लिंग्विस्ट हैं, याद रखना है। लिंग्विस्ट के अलावा सेमियोटिशियन हैं। सेमियोटिक्स क्या होती है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, पर ये सेमियोटिक्सियन थे, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उनको फादर ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स समझा जाता है, लेकिन किसी और बंदे के साथ एक और थे जिनका नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। इन दोनों को मानते हैं कि ये दोनों जो है फादर ऑफ सेमियोटिक्स हैं। और अगर आप फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स बात करेंगे तो आप फर्डिनेंड डी सश्योर को मान सकते हैं, लेकिन एक ही फादर नहीं है, और भी हैं, ठीक है। इसलिए वन ऑफ द फादर्स लिखा हुआ है। फादर का मतलब होता है फाउंडिंग फिगर, बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहे हैं। फाउंडिंग फिगर मतलब लिंग्विस्टिक्स की 20th सेंचुरी में शुरुआत करने वाले, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने वाले सश्योर एक हैं। उनके मेन आइडियाज़ क्या हैं, सश्योर के मेन आइडियाज़ क्या हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। सश्योर के मेन आइडियाज़ 4 आइडियाज़ हैं सश्योर के जो बहुत मेन हैं। डायक्रॉनिक वर्सेस सिंक्रोनिक, लॉन्ग वर्सेस पैरोल, सिग्निफायर वर्सेस सिग्निफाइड, एसोसिएटिव वर्सेस सिंटैग्मेटिक रिलेशन। ये चारों पे से क्वेश्चन आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं डियर एस्पिरेंट्स कि ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें लिंग्विस्टिक्स से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस सरफेस लेवल से ही आएंगे, इसको मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बट अगर आपने
पढ़ा ही नहीं है तो वो जो सरफेस लेवल से आएगा वो भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। मॉर्फोलॉजी आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, फोनोलॉजी आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर लेंगे 5 या 6 क्लासेस जो भी मैं पढ़ाऊँगा लिंग्विस्टिक्स पे, तो आई अश्योर यू कि आप अगर आपके 90% चांसेस होंगे कि क्वेश्चन कोई भी आए आप करके आएंगे। ओके, सर यहाँ से क्वेश्चन 47 में बना था या लैंग्वेज और पैरोल से लॉन्ग एंड सर पेरोल, लॉन्ग एंड 47। पेरोल तो आना ही आना है, 100% आता है। चलो इसको हम मैं चारों को डिटेल में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको मैंने इतना बताया कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं सश्योर के लैंग्वेज के। ये समझ में आ गया? यस सर। गुड। सो व्हाट इज़ डायक्रॉनी वर्सेस सिंक्रोनी, इस पे बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज को स्टडी करने का जो तरीका है वो है, आप ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज आज इलाहाबाद में जो हिंदी बोली जाती है और जो दिल्ली में हिंदी बोली जाती है और जो लुधियाना जालंधर में हिंदी बोली जाती है, सारी हिंदी अलग है ना? ऑल हिंदी आर नॉट द सेम। तो अगर आपसे पूछता है, अगर आपको बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायाक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो आपको ये देखना पड़ेगा। डायाक्रॉनिक का मतलब होता है स्टडीइंग अ लैंग्वेज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, जैसे सामने लिखा है। मतलब जब 1859 में एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद है? डार्विन की सर। डार्विन की। तो 1859 में जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज क्या आज की लैंग्वेज है? 1922 में एक बहुत फेमस बुक आई थी यूलिसीज, ठीक है? तो यूलिसीज जो है नॉवेल है और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक साइंटिफिक अप्रोच वाली बुक है। लेकिन अगर आप दोनों की लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो क्या आपको लगेगा कि दोनों की लैंग्वेजेस एक जैसी हैं? दोनों सर की डिफरेंट। बहुत अंतर होगा, राइट? अगर आप विलियम शेक्सपियर की लैंग्वेज देखेंगे, मार्लोव की लैंग्वेज देखेंगे और उसके बाद आप 20वीं सेंचुरी में आकर जीबी शॉ की लैंग्वेज देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ड्रामा वो भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, पर बहुत बड़ा अंतर है। अब आप ये कह सकते हो कि जीबी शॉ प्रोज लिखते हैं ज़्यादा और शेक्सपियर जो है वो पोइट्री लिखते थे या पोइटिक लैंग्वेज थी। तो आप टी.एस. एलियट से कंपेयर कर लो, मर्डर इन द कैथेड्रल से, उन्होंने भी पोइटिक ड्रामा लिखा है, बट आपको लैंग्वेज एकदम अलग दिखाई देगी। मतलब यह है कि लैंग्वेज समय के साथ चेंज होती रहती है और समय के साथ जो लैंग्वेज चेंज होती है उसकी जो स्टडी करते हैं हम, उसको बोलते हैं डायाक्रोनी या डायाक्रोनिक स्टडी। समझ में आया? यस सर। यस। अच्छा, सिंक्रोनी क्या होता है? सिंक्रोनी का मतलब है कि आज ही के टाइम में, जैसे मैंने बताया, इलाहाबाद में अगर आपको बोलना होगा भाई साहब आप कैसे हैं, तो शायद कोई और तरीके से बोलेंगे। दिल्ली में बोलना होगा थोड़ा और तरीके से बोलेंगे। आप जलंधर पहुंचोगे, हिंदी बोलोगे तो थोड़ा पंजाबी टच आ जाएगा। आप अगर बंगाल में जाओगे तो बंगाली टच आ जाएगा वहाँ के लोगों का, है ना? हर जगह लैंग्वेज जो है सेम लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, राइट? यस। यस सर। तो एक ही टाइम पे लैंग्वेज को जो हम स्टडी करते हैं कई जगहों पे, अलग अलग जगह को, उसको कहते हैं सिंक्रोनिक स्टडी। सो जैसा यहाँ लिखा है, स्टडीइंग अ लैंग्वेज एज अ कंप्लीट सिस्टम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो अगर आप देखो बंगाली में जेंडर की बहुत इशू है, जेंडर का इशू है ना वहाँ पे। जेंडर क्या है, मतलब वो बंगाली लैंग्वेज में नहीं होता जेंडर, लेकिन हिंदी में होता है। तो जो बंगाली हिंदी बोलते हैं उसमें जेंडर की प्रॉब्लम आ जाती है ना? यस सर। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, सभी लोगों का सा और शा में बहुत दिक्कत है। स्टेशन बोलोगे तो स्टेशन बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो हमारे यूपी में स्टेशन शा और सा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है ना? हमारी अगर मौसी होंगी शीला मौसी, तो उनको शीला मौसी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता ये है। सर इसको हम कह सकते हैं क्रॉस कल्चरल में भी ये सारी यूज क्रॉस कल्चरल कह सकते हो, मदर टंग इन्फ्लुएंस कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन ये सब कुछ आएगा सिंक्रोनी के अंदर। समझ में आया? यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लॉन्ग वर्सेस पैरोल। देखिए, लॉन्ग जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है? लॉन्ग जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम है, और जो पैरोल है वो आपका क्या है? ओके, इंडिविजुअल। एक मिनट लाइन पे रहिएगा। पैरोल जो है वो आपका इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है। एक स्टूडेंट है जिनको अभी लिंक नहीं मिल रहा है, उनको मैं दोबारा भेज दूँ।
ऊपर ही लिंक दिया है पर वो देख नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट फाइन। सो इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। अब मान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में कितने टॉपिक्स आते हैं? बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्रीपोजिशन भी आता है, नरेशन भी आता है, वॉइस भी आता है ना। तो इंग्लिश ग्रामर का पूरा मिला करके जो सिस्टम है वो सिस्टम है आपका एक लॉन्ग। ठीक है, इज दैट ओके? यस यस सर। लेकिन अगर हम यहाँ से एक इंडिविजुअल आइटम निकाल लूँ, जैसे स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन है ना, या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये हो गया आपका पेरोल। आप समझिए जो लॉन्ग एंड पेरोल है वो रिलेटिव हैं, मतलब जो यहाँ पे लॉन्ग है वो कहीं पे पेरोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर को हमने लॉन्ग माना, तो उसमें जो स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन है वो आपका पेरोल हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन को लॉन्ग मान ले, एक पूरा सिस्टम मान लें, तो उस सिस्टम से निकलने वाला पेरोल हो जाएगा कि स्टडी ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट वाले प्रीपोजिशन है, इन है, इनटू है, ये मूवमेंट वाले हैं, है ना। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो लॉन्ग होता है वो हमेशा एक बड़ा सिस्टम होगा, बिगर सिस्टम होगा, और जो पेरोल होगा उसमें से निकला हुआ एक इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है स्टूडेंट्स कि ये आपको दुनिया में कहीं भी दिख जाएगा। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन कपड़े, आप इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं आजकल लगभग सारे ही कपड़े पहनते हैं, है ना, सभी कपड़े पहनते हैं। तो वो जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्लोथ्स, दैट इज कॉल्ड दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग। लेकिन आप पेरोल की बात करेंगे, उसमें से आप एक इंडिविजुअल निकाल लीजिए, the usage of shirt that is worn by men in some part of the world। दुनिया में हर एक देश में लोग शर्ट नहीं पहनते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे देशों में शर्ट पहनते हैं। शर्ट जहाँ जहाँ पहनते हैं उसका जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपका हो गया पेरोल। लॉन्ग और पेरोल क्लियर है या फिर से बताऊँ मैं? क्लियर सर। क्लियर है, गुड। देन सशोर का थर्ड आइडिया, सिग्निफायर वर्सेस सिग्निफाइड। उन्होंने कहा कि सशोर ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि जो है अनुज का नाम अनुज है तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुज का नाम उनके मम्मी पापा ने अनुज रख दिया, सब लोग उनको अनुज बुलाने लगे तो उनका नाम अनुज हो गया। लेकिन क्या होता अगर अनुज का नाम विनोद रखा गया होता? तो आज लोग उनको विनोद कह के बुलाते, वो भी अपना नाम सबको विनोद बताते, उनकी मार्कशीट में विनोद लिखा होता। इसका मतलब ये है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, एक ट्री दिख रहा है आपको? यस सर। इस ट्री में ये जो सिंबल दिखा हुआ, जो आपको दिख रहा है पेड़, ये है सिग्निफाइड, यानी वो कॉन्सेप्ट या मटेरियल इमेज जो आपके दिमाग में उभर करके आती है जब आप बोलते हो ट्री। जैसे ही मैं बोलूँगा ट्री, आपके दिमाग में ये वाली इमेज आ जाएगी ना? आएगी कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं बोलूँगा टीचर, तो आपके दिमाग में टीचर की इमेज आ जाएगी। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टीचर आ जाएगा, जिसके हाथ में शायद डस्टर होगा, चॉक होगी, या शायद ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा, कंप्यूटर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है ना। और तो आप इसको समझिए कि सिग्निफायर क्या है, सिग्निफाइड क्या है। इस एग्जाम्पल से आपको याद हो जाएगा, ये जो TREE वर्ड है, ट्री, ये वर्ड है सिग्निफायर, ये सिग्निफाई कर रहा है। और वो जो पेड़ है जिसको सिग्निफाई किया जा रहा है वो है सिग्निफाइड। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? यस सर। जैसे मान लो, हाँ, जैसे आप बोलो मोबाइल फोन, तो जो MOBILE मोबाइल है, ये जो वर्ड है ये है सिग्निफायर, लेकिन जो आपके हाथ में मोबाइल है वो है सिग्निफाइड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में सशोर ने बात किया, और उन्होंने कहा कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है, यानी उसमें कोई भी संबंध है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बनाया हुआ संबंध है। यानी वो संबंध, ये आप तीसरा वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज नॉट नेचुरल बट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है? मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्ली को बिल्ली कहते हैं इसलिए वो बिल्ली है, बिल्ली को बिल्ली ना कह के दूसरी लैंग्वेज में कैट कहा जाता है तो वहाँ पे कैट हो जाती है।
फ्रेंच में कुछ और कहा जाता होगा, कुछ और हो जाती होगी। इज दैट ओके? ओके सर। राइट। ओके। चौसर के टाइम पे जो वाइफ है, वाइफ वर्ड किसी भी यंग लेडी के लिए यूज़ हो सकता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप किसी को वाइफ बोल दोगे किसी अदर लेडी को, तो आपको बहुत डांट सकती है, गुस्सा हो सकती है ना, वो गलत हो जाता है। तो लैंग्वेज का टाइम, लैंग्वेज और जो जो वर्ड है, ये डायक्रॉनिक स्टडी का एग्जांपल है जो मैंने दिया आपको। चौसर के टाइम में जो लैंग्वेज थी और जो आज की लैंग्वेज है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया डायक्रॉनिक का है, साथ ही ये एग्जांपल है आर्बिट्रेरीनेस का, यानी एक वर्ड की मीनिंग जो है वो मीनिंग आज है, यानी सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो एकदम ही ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है। सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है। ओके। यस सर। दो तीन बातें यहाँ लिखी गई हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्निफायर एक वर्ड है, एक अटरेंस है, एक स्पीच है, जो आप बोलते हो वो है, ठीक है। और ठीक है, सपना जी वेलकम। आप बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सपना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज्वाइन तो कर लिया इन्होंने, चलिए ठीक है, देखते हैं। ऑल राइट। अच्छा, आ रही है, गुड गुड। चलो सपना जी, मैं अभी लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत ही कर रहा हूँ। ये मैं वीडियो भी डालूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो छोटा है आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि जो सिग्निफायर है वो सिर्फ एक साउंड अटरेंस है, एक वर्ड लिखा हुआ है, और जो सिग्निफाइड है वो चीज़ है, वो आइटम है, वो मटेरियल है। जैसे मैंने समझाया कि जो हाथ में मोबाइल है वो सिग्निफाइड है, और जो MOBILE वर्ड है वो सिग्निफायर है। इस सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। ये आपको समझना है, इस पर क्वेश्चन 100% बनने का चांस है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं, किसमें? फ्रॉम 10 लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लैंग्वेजेस आपस में क्यों अलग होती हैं? फ्रेंच लैंग्वेज, आपने कभी सोचा दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज क्यों नहीं है? दुनिया में इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं वो आपस में मिल नहीं पाते थे पहले, फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, और जो मानव सभ्यता का विकास हुआ दुनिया के अलग अलग भागों में हुआ, तो हर भाग की अपनी एक भाषा हो गई, सब जगह का अलग कोड हो गया। किसी ने बिल्ली को बिल्ली कहा, किसी ने बिल्ली को कैट कहा, तो किसी ने बिल्ली को कुछ और कहा, ठीक है। लेकिन बाद में जब सब लोग आपस में मिलने लगे तो उनको समझ में आया कि ये हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, और उन्होंने लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की। तब ट्रांसलेशन का दौर आया, और जब लैंग्वेजेस के साइंटिफिक स्टडी करने की बात आई तो फिर आपका लिंग्विस्टिक्स आ गई। आवाज़ आ रही है? यस सर। ऑल राइट। लैंग्वेज एज अ फॉर्म को छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं। अभी बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या है, शुरू से बताता हूँ मैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये लैटिन से आया हुआ है। लैटिन में लिंगुआ का मतलब होता है टंग, और स्टिक्स का मतलब होता है नॉलेज और साइंस। तो दो वर्ड से मिला है, एक है लिंगुआ, एक है स्टिक्स, ठीक है। सो द साइंस और नॉलेज ऑफ टंग, यानी जो आपका लैंग्वेज है उसका साइंस, लिंग्विस्टिक्स। इज दैट ओके? अच्छा, किसी ने अपना माइक शायद ऑन किया हुआ जिससे मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही थी, इसलिए म्यूट कर दो अपना। All right. So it says etymologically, therefore, linguistics is the scientific study of language, but it is not the study of one particular language, but of human language in general. आपको मोगली याद होगा, जो जानवरों के साथ रहता था और जानवरों की भाषा बोलने लगा था, है ना? तो जो मोगली था उसकी भाषा को भी स्टडी किया जाएगा इसमें। मतलब ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज दुनिया में जहाँ जहाँ है, हर लैंग्वेज को स्टडी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश को समझना लिंग्विस्टिक्स होगा। लिंग्विस्टिक्स में हर एक लैंग्वेज आती है। इज दैट ओके? लिंग्विस्टिक्स में हर एक लैंग्वेज आएगी, ठीक है। यस सर।
ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दी डिस्क्रिप्टिवली, हिस्टोरिकली, कंपेरेटिवली, एक्सप्लिसिटली छोड़ देते हैं। डायक्रॉनिक मैंने आपको बताया पहले ही कि जो स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है उसका अलग अलग टाइम पे कि दो भाग, एक ही लैंग्वेज को अलग अलग टाइम पे समझना। जो लैटिन या फ्रेंच 15th सेंचुरी में थी, क्या वो आज भी है? नहीं है। सिंक्रोनिक बता चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कि लिंग्विस्टिक्स क्या है एक्चुअली, इसका नेचर क्या है, ये है क्या चीज़। अभी तो मैंने बताया कि पहले कुछ देर पहले आपको कि पहले जो है लिंग्विस्टिक्स हुआ नहीं करती थी, फिलोलॉजी हुआ करती थी। फिलोलॉजी जो थी वो एक हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी की शुरुआत में या 19th सेंचुरी के मिडिल में तो धीरे धीरे करके, और पर्टिकुलरली 20th सेंचुरी में लोगों ने कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक्स एक साइंस की तरह है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो साइंटिफिक स्टडी लिंग्विस्टिक्स की जाने लगी उसको कहा गया लिंग्विस्टिक्स, जो लैंग्वेज की जाने लगी। और उसके पहले जो कहा जाता था उसको फिलोलॉजी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स को पहले फिलोलॉजी कहते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि नेचर क्या है लिंग्विस्टिक्स का, तो इट सेज एसेंशियल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच समथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड। नेचर का तो ये मतलब हो गया। देखिए, क्या लिंग्विस्टिक्स एक साइंस है? क्या ये एक साइंस है, या ये एक आर्ट है, या फिर एक सोशल साइंस है? ठीक है, साइंस हो सकता है क्योंकि साइंस किससे मिलती जुलती है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझ लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। कोई भी ये ना सोचे कि ये पॉइंट नहीं आ सकता, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। एज आई सेड, लिंग्विस्टिक को साइंस कुछ लोग कहते हैं, कुछ सोशल साइंस कह सकते हैं, सोसाइटी की स्टडी करता है, कुछ लोग आर्ट कह सकते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स अगर साइंस है तो क्यों है। ठीक है, देखिए, लिंग्विस्टिक्स इज अ कंपेरेटिवली न्यू साइंस, अगर साइंस है भी तो, या अगर आप इसको मानते हैं तो। ठीक है, साइंस जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट एग्जैक्टली डू वी नो व्हेन वी नो अ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स क्या करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि जब हम किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो एक्चुअली हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं। हाउ इज दिस नॉलेज अक्वायर्ड। जो लैंग्वेज का सिस्टम है, ह्यूमन एक्विजिशन है लैंग्वेज का, जो ह्यूमंस लैंग्वेज सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, और नॉलेज जो है, हाउ इज सच नॉलेज यूज्ड। और जब हम लैंग्वेज से वो लैंग्वेज के द्वारा उस नॉलेज को सीख जाते हैं तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है और बहुत साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सकता है। इसलिए लिंग्विस्टिक्स को साइंस कहा जा सकता है, राइट। इज दैट ओके? आवाज ओके जी सर, ठीक है। तो एक अगर आपसे पूछता है कि क्या लिंग्विस्टिक्स साइंस है तो आप बोलेंगे इट मे बी साइंस, यस। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन देता है कि ये साइंस है या सोशल साइंस है, अगर आपके क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, साइंस है, सोशल साइंस है या आर्ट है, तो आप बोलेंगे लिंग्विस्टिक इज मोर साइंटिफिक, यानी साइंस वाला आप चूज करेंगे। लिंग्विस्टिक्स साइंस बहुत ज़्यादा है, आर्ट कम है, सोशल साइंस कम है। ये अलग बात है कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो आगे लिंग्विस्टिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करता है, इसलिए साइकोलॉजिकली आप इसको साइकोलिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत समझते हैं। आगे देखेंगे, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी पहली वाली भी थोड़ा सा साइकोलिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया, मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा आपको। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स है वो एग्जामिन्स अ लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज फोनोलॉजिकल सिस्टम, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज एंड सिंटैक्स, द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस एंड लैंग्वेज यूज। आप देखिए, ये सारा आपसे पूछ सकता है। फोनेटिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, सेमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है।
आप लोग ये वर्ड्स सुनते होंगे, आपको कुछ की मीनिंग पता होगी, कुछ का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, कुछ का क्लियर नहीं होगा, है ना। तो मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर कर देता हूँ, बाद में जब हम डिटेल्ड क्लासेस करेंगे तो थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो फोनेटिक्स है वो क्या है, फोनोलॉजिकल सिस्टम, आर्टिकुलेशन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स। हर एक लैंग्वेज में साउंड का सिस्टम है। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि 5 वॉवल हैं, AEIOU, एक सेमी वॉवल है वाई, और बाकी अगर आप बात करेंगे तो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। हिंदी में आ इ ई उ ऊ अलग है, का खा गा घा अलग है। इज दैट ओके? लेकिन अगर हिंदी में ही आप देखेंगे तो री से ऋषि है, ऋषि जो है उसको आप बोलते हैं कि वो सेमी वॉवल है, ठीक है। वो सेमी वॉवल में आ जाता है, यानी वो आपका कॉन्सोनेंट भी है, आधा आधा वॉवल भी है। तो फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं साउंड की, साउंड के सिस्टम की, आर्टिकुलेशन की, और कैसे हम साउंड को परसीव करते हैं, कैसे हम समझते हैं, इसकी भी स्टडी हम फोनेटिक्स में करते हैं, राइट। वर्ड मॉर्फोलॉजी में हम बात करते हैं कि कोई भी वर्ड अगर बनता है तो कैसे बनता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ मिस मैनेजमेंट, तो आप बोलेंगे सर इसमें मिस है, मैनेज है, मेंट है, 3 है। मिस जो है वो एक प्रीफिक्स है, मैनेज जो है वो एक रूट वर्ड है, मेंट जो है वो एक सफिक्स है, राइट। तो लेकिन इसमें मॉर्फीम कौन सा है? मिस भी एक मॉर्फीम है, मैनेज भी एक मॉर्फीम है, और मेंट भी एक मॉर्फीम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा बाउंड मॉर्फीम है, कौन सा फ्री मॉर्फीम है। तो बाउंड मॉर्फीम वो होता है जो जिसको मीनिंग देने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, वो अकेले कोई मीनिंग नहीं देता है। तो आप बोल सकते हो कि जो मिस है और जो मेंट है ये दोनों बाउंड मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम वो है जो अकेले मीनिंग दे देता है, जैसे मैनेज, वो फ्री मॉर्फीम है। जब मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूंगा अगले क्लासेस में तो आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शब्दों को कैसे बनाते हैं। अगर आपको JL ऑस्टिन का शुरुआत पहली वाली स्लाइड मेरी याद हो तो आपको उन्होंने कहा था हाउ टू डू इट विद द वर्ड्स, उनकी किताब है जो 1962 में आई थी, उस बुक में उन्होंने ये सारी बातें की हुई हैं। वहाँ से मॉर्फोलॉजी की शुरुआत होती है, शुरुआत मतलब डिटेल में। मेरी आवाज़ आ रही सबको? मेरी आवाज़? यस। ओके, मैं एक बार देख लूँ कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनुज, सोनू, प्रिया, प्रिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, सपना? I can hear you. All right, good. Yes, sir. Okay, would you like to tell me if I am using too much Hindi or too much English? Because I'm using actually Hindi, मुझे लग रहा है शायद बच्चों को मैं ज़्यादा अच्छा समझाऊँ। सर ठीक है ये। Is that okay? सर यही बेटर है। अच्छा, अगर कहीं लगे कि थोड़ा इंग्लिश कर सकते हैं तो बताना, आई कैन, राइट। चलो फाइन। सो मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिंटैक्स पे भी एक क्वेश्चन आना है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज जैसा लिखा है फ्रेजेस और सेंटेंसेस को स्टडी करता है। सिंटैक्स इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है कि जो लैंग्वेजेस 2 तरीके की होती हैं। एक वो होती हैं जिनमें अगर आप लैंग्वेज के अगर किसी वर्ड का लोकेशन चेंज कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप बोलेंगे माय नेम इज़ रवि, तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि मेरा नाम रवि है। बट इफ़ यू से इज़ माय नेम रवि, तो इसका मतलब आप पूछ रहे हैं कि मेरा नाम रवि है कि नहीं है ना। अगर आप किसी को बोलो आई लाइक चॉकलेट, इसका मतलब आपको चॉकलेट पसंद है, आप उसको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलो डू यू लाइक चॉकलेट, तो आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आपको चॉकलेट पसंद है या नहीं है। यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप सिर्फ एक वर्ड की लोकेशन चेंज कर रहे हो, और लोकेशन चेंज करने से पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जा रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ओनली वाला वर्ड है, ONLY, अगर आपको याद हो तो। अगर आप बोलो कि ओनली रवि टीचेज एट इंग्लिश अड्डा, इसका मतलब यह है कि इंग्लिश अड्डा में रवि के अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल दो रवि टीचेज एट इंग्लिश अड्डा ओनली, तो इसका मतलब है रवि इंग्लिश अड्डा के अलावा और कहीं पढ़ाते ही नहीं हैं। आप समझ रहे हो बात मेरी?
तो ओनली जो वर्ड है वो जो एक वर्ड है, एक एडवर्ब है, सिंटैक्स में उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं पर मीनिंग चेंज हो रही है। ये बहुत बेसिक है जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक ग्रामर के ऊपर जाता है। वो सिंटैक्स में काफ़ी कुछ स्टडी करता है, नाउन फ्रेज एनालिसिस करता है, जिसको एनपी एनालिसिस कहते हैं, है ना। बहुत कुछ है जो मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप कम से कम एग्जाम के क्वेश्चंस को आंसर कर लें, और लिंग्विस्टिक्स के जो आपके 10-7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 6 या 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपसे गलत ना हो। सीमेंटिक्स का मतलब है कि जो आपका सिग्निफायर और सिग्निफाइड वाला मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले, ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले ब्रांच है, उसको सीमेंटिक्स कहा जाता है। और प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। यानी आप सोचो, एक ही एक्शन के लिए एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। जैसे देखने के लिए बिहोल्ड होता है, लुक होता है, फ्रोन होता है ना, गेज होता है, इतने वर्ड्स हैं। बिहोल्ड का मतलब प्यार से देखना, फ्रोन का मतलब गुस्से से देखना, गेज का मतलब घूर के देखना, और लुक का मतलब देखना न्यूट्रल तरीके से। तो आप सोचिए, एक ही वर्ड है लेकिन मतलब एक ही भावना वो है, मीनिंग है, पर उसके लिए अलग अलग वर्ड है, अलग अलग फीलिंग के साथ। प्रैग्मेटिक्स स्टडी करता है हाउ लैंग्वेज इज चार्ज्ड विद इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज। एक तो होता है चलो लैंग्वेज बन गई, आपको दे दिया गया, मान लो लैंग्वेज एक हथियार है, आपको दे दिया गया, AK-47 की तरह आपको दे दिया गया कि जाओ तालिबान को मारो, या तालिबानियों को दे दिया गया, रसिया ने चाइना ने उठाकर दे दिया कि जाओ जाओ वहाँ पे जो सरकार है उसको साफ कर दो, और उन लोगों ने आकर के उसका यूज़ किया, जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया। अब उस हथियार का प्रयोग आप कैसे करते हैं, बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, है ना। वैसे लैंग्वेज जो है वो एक हथियार है, उसका प्रयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। प्रैग्मेटिक्स उन सारे प्रयोगों को समझने और समझाने की कोशिश करता है, या स्टडी करने की कोशिश करता है। राइट, एनी कमेंट्स? नो सर। ओके, थोड़ा चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक अलग ब्रांच है, ठीक है। ये थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स से अलग है। जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में। ऊपर लिखा है ना यहाँ पे। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो लैंग्वेज की थियोरी के बारे में बताता है, और जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता है वो लैंग्वेज के एप्लीकेशन के बारे में बताता है, लैंग्वेज कहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कहता है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बिल्ड्स ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। यानी थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स ने स्टडी किया लैंग्वेज को, स्टडी करके उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकाली, उनको निकालने के बाद अब उनको कैसे अप्लाई किया जाए अलग अलग फील्ड में, ये जो स्टडी करने का काम करता है ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स करता है। उदाहरण के लिए अगर आप साइकोलॉजी में लिंग्विस्टिक्स की थियरी को डाल देंगे तो वो साइको लिंग्विस्टिक्स बन जाएगी, मैथमेटिक्स में डाल देंगे तो मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स बन जाएगी, सोसाइटी में स्टडी करेंगे तो सोशल लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स बन जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के ढेर सारे पार्ट हो जाते हैं। इसलिए अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक नए मेथड को प्रपोज करता है, एक नए तरीके को प्रपोज करता है लिंग्विस्टिक्स को समझने के। मैं आपको बाद में इनके टाइप्स एक बार फिर से बताऊंगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा मामला लिंग्विस्टिक्स एज साइंस। इसको थोड़ा सा बाद में फिर समझेंगे। इस पे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आप तो और आ जाएगा। आज मल्टीपल चॉइस नहीं कराऊंगा, अगली हर क्लास में कम से कम 10 मल्टीपल चॉइस जरूर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद डेमो क्लास के लिए अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस कराना क्वेश्चन किसी भी तरीके से डेमो क्लास का पैरामीटर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया है, अगर मैं उससे बोल दूं कि बेटा एक मल्टीपल चॉइस पे क्लास ले लो, तो वो आराम से खड़े होकर के उसको मैं आंसर बता दूं, वो ले लेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराना कोई बहुत बड़ी टीचिंग की काबिलियत नहीं है मेरे हिसाब से। आइडिया समझा देना जरूरी है। यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर हम करेंगे, एक बार आइडिया समझ जाएंगे तो हर क्लास में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सपना।
हाँ सर, आप तो ये सभी टॉपिक्स करा रहे हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना सर? बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं सिलेबस आपको दिखाऊं? नहीं नहीं सर मेरे पास है नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करा रहे हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं कराएंगे। मतलब नो, डिटेल डिटेल। बिल्कुल नहीं। देखिए सिलेबस मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका ये सशोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइन, इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी ऑफ यस सर। साइंस। अभी शुरुआत में सशोर बताया है, सिग्निफायर सिग्निफाइड यस बताया है, लॉन्ग एंड पेरोल बताया है, सारा यहाँ पे है। ठीक है, ये ब्रांचेज ऑफ जी लिंग्विस्टिक्स है सर। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस समय वर्तमान में। ठीक है, जी तो ये जी सर। पॉइंट टू सर और आपने फोनोलॉजी कराया अभी? हाँ, वो फोनोलॉजी। कौन से पार्ट में आएगी? फोनोलॉजी जो मैंने आपको कराया है बेटा, वो आपकी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में ही आ जाएगा। उसका एक पार्ट है जो आपको जानना होगा। फोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है कि फोनोलॉजी क्या होता है। ओके, जैसे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक में सर सारे पार्ट्स आएंगे, जैसे सारे पार्ट्स फोनेटिक्स, सारे आ फोनोलॉजी जाएंगे, सारे सारे आ और जाएंगे। सिंटैक्स। ओके जी सर, ओके। जी जी। तो थैंक यू इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो आपको एक्स्ट्रा कराया जाएगा, बल्कि मैं एक आध कम रह जाए तो उसके लिए सॉरी बट कोशिश करेंगे कि आपके लिए पूरा हो जाए। और जैसे शुरुआत में सपना जब आपने ज्वाइन नहीं किया था तब मैंने बताया था कि पूरा जो प्रयास है वो ये है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, जो कम इम्पोर्टेंट है कम टाइम दिया जाए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक्चुअली आजकल क्वेश्चन पेपर्स ऐसे आ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने टीजीटी पीजीटी दिया, कि जो हम्म। लोग हम लोग सोचते हैं वो आता नहीं है एक्चुअली। हाँ एकदम घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। हाँ, तो सोचना बंद कर दो पढ़ाई से रिलेटेड उसका तो यही तरीका है ना, सोचो ही मत। नहीं, ये है कि सर मतलब जो हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, सारी चीजें क्लियर कराई जाए। सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास सिर्फ एक शुरुआती क्लास है, एक डेमो क्लास है, जिसमें मैं लिंग्विस्टिक्स का आपको आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा लिंग्विस्टिक्स क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत जी सी सर। यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लिंग्विस्टिक्स होती ही नहीं है, जी सर। है ना। अच्छा, तो लिंग्विस्टिक्स एज सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक्स एज एन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, ये एक ये प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खुद इसको देख सकते हैं, या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ये एक आपका एक देखिए, आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? देखिए, मैथ्स में अप्लाई हो सकता है, लॉजिक में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रेजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, पासिंग सॉरी, साइकोलॉजी में साइकोलिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स में इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो आप सोचिए, इतनी फील्ड हैं जहाँ पे लिंग्विस्टिक्स जाके अप्लाई हो सकता है, और इतनी फील्ड में इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की, और ये सारी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज हैं। और आपके सिलेबस में जो लिखा गया है वर्ड, वो सिर्फ लिखा गया है क्या? ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्या लिखा गया है? ब्रांचेज ऑफ स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो मैंने आपको पहले नेचर बताया है, फिर अभी मैं आपको ब्रांचेस बता रहा हूँ। सोचिए, इतनी ब्रांचेस हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और आप सारी ब्रांचेस नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। इसलिए मैं आपको सिर्फ वो ब्रांचेस बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक ब्रांच पे अगर देखेंगे, रिसर्च इतने हुए हैं कि आप उसको कभी पढ़ नहीं पाएंगे। सो ब्रांचेस जो हैं उनको 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है एस्पेक्ट के हिसाब से बांटा गया है, दूसरा लेवल ऑफ एनालिसिस के आधार पे, तीसरा अप्रोच टू जनरल एजम्पशन के आधार पे, और चौथा बांटा गया है इंटर डिसिप्लिनरी एंड गोल्स के आधार पे। तो जैसे मैंने कहा, अनगिनत ब्रांचेज हैं, पर मैं आपको अनगिनत ब्रांचेज बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो ब्रांचेज बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ में हिस्टोरिकल या रीजनल या सोशियो कल्चरल आधार पे जो लैंग्वेज आपको, जो लिंग्विस्टिक्स का डिवीज़न हुआ है। मैं शुरू में बता चुका हूँ सिंक्रोनिक क्या है, डायाक्रोनिक क्या है। तीसरा वाला जो डायलेक्टोलॉजी है, ये मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में या समाज में, सोसाइटी में जो लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर कल्चर में जो लैंग्वेज की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनको जब स्टडी किया जाता है तो उसको डायलेक्टोलॉजी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सिंक्रोनी से कैसे अलग है? क्योंकि सिंक्रोनी तो एक ही टाइम पर, सिंक्रोनिक जो है वो तो एक ही टाइम पर जो लैंग्वेज है उसको स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, इलाहाबाद की हिंदी और लखनऊ की हिंदी
को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप उसको सिंक्रोनिक स्टडी में ला सकते हैं, है ना। अगर आप बाबर के टाइम का उर्दू और आज के टाइम का उर्दू कंपेयर करेंगे तो आप उसको डायक्रॉनिक में ला सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे डायलेक्टोलॉजी क्या है ना। इज दैट ए क्वेश्चन और नॉट? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। तो डायलेक्टोलॉजी क्या है? वो है आपका किसी पर्टिकुलर डायलेक्ट में विद इन सोसाइटी, मान लो आप एक ही सोसाइटी में है जहाँ एक ही तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, लोग डायलेक्ट्स की तरह डिफरेंट, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर कोई यूपी से है तो जानता होगा कि एक बहुत फेमस कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी। दैट इज़ हर एक 1.5 किलोमीटर पे जो है आपका वाटर का टेस्ट चेंज होता है और हर 4.5 किलोमीटर पे आपका जो बोलने का तरीका है वो बदल जाता है। तो ये जो सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर रीजन या सोसाइटी में स्टडी करता है लैंग्वेज को, उसमें डायलेक्टोलॉजी आता है। इतना समझ लो, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में आएगा नहीं। इसके अलावा एस्पेक्ट्स ऑफ में आपका नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यूज़ ऑफ लैंग्वेज आ सकता है। इसमें ग्रामेटिकल थियरी, प्रैग्मेटिक थियरी, ये सब छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवल्स पे आ जाते हैं, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, इसमें आता है। एक बार डिटेल बता चुका हूँ और जब आगे मैं चैप्टर वाइज उठाऊँगा तो फिर से एक बार बता दूँगा। अप्रोचेज़ में ट्रेडिशनल ग्रामर का एक अप्रोच है जो आप रेन एंड मार्टिन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म है जो आप सशोर को पढ़ते हैं। जेनरेटिव है जो आप नोम चॉम्स्की को पढ़ते हैं, जो आप पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाऊँगा। कॉग्निटिव है जो आपका ऑस्टिन हो गए या और राइटर्स होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये सारे अप्रोचेज़ हैं लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक्स के, जो आपको पढ़ने हैं। फ़िलहाल मैं आज के दिन आपको इतना ही